बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर 5 जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है मेजरिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इसको हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है मेजरिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस, इसको हम कैसे प्रॉफिट परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इससे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। ऑपरेटिंग साइकिल में देखें, सबसे पहले हम जो है कोई भी प्रोडक्ट हो जो कि मार्केट में प्रोडक्ट हो उसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, नेगोशिएट प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ऑर्डर मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, डिलीवर प्रोडक्ट, कलेक्ट कैश, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट द प्रोडक्ट, फिर मार्केट में सेंड करते हैं। ठीक है, मतलब रिसीव, जब हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है हम उसके बाद फिर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ऑर्डर जो है हमारे पास रॉ मटेरियल जो होते हैं उसको ऑर्डर करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिलीवर, एंड देन आगे आ जाता है मार्केट। तो इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब ऑपरेटिंग का जैसे नाम से पता है कि ऑपरेशन जो है वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम अपने इनकम को इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गेव व्हेन आर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस होता है। कौन कौन? स्टेप 1 में क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, स्टेप 2 में है एक्सपेंस मैचिंग। तो सबसे पहले स्टेप 1 में है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसमें हम रेवेन्यू देखते हैं, जो हमारे पास रेवेन्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी रिकॉग्निशन करते हैं। सेकंड वन है एक्सपेंस को देखते हैं। तो आगे हम जो है इसके न्यूमेरिकल करेंगे, 1 बाय 1 इसको देखेंगे। तो देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंस मैचिंग बोथ प्रोड्यूस चेंजेस टू द बैलेंस शीट। जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो या एक्सपेंस मैचिंग हो तो दोनों ही सूरतों में हमारे बैलेंस शीट में चेंजिंग आती है। या तो हमारे एसेट इंक्रीज हो जाते हैं या फिर लायबिलिटी वगैरह इंक्रीज हो जाती है। जब हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसमें के बहुत इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अब आते हैं, हम बात करते हैं बैलेंस शीट इफेक्ट। तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंपनी है ABC कंपनी, उसकी इनिशियल बैलेंस शीट है, हमारे पास एसेट दे के इन्वेंट्री है 100 रुपीज़ और इनिशियल इक्विटी भी 100 है। तो दोनों देके हमारे पास है 100, मतलब कि इनिशियल इक्विटी पे 100 है और इन्वेंट्री भी, जिसको हम एसेट कहते हैं, वो भी 100 है। अब अगर हम बात करें स्टेप 1 रेवेन्यू रिकग्निशन की, ठीक है, तो रेवेन्यू में हम क्या, हमारे रेवेन्यू से का मतलब है कि जो हमारे पास जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम एसेट को 130 कैश लिखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमने 30 रुपये जो है सेल आउट किया और उसे हमने हमारे पास क्या आ गया, कैश हमने रिसीव कर दिया। तो उसको हमने कहा कि हमारे पास 130 क्या है, कैश है। अब इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन में। तो ऑनर्स इक्विटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम 130 लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू में। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेंस मैचिंग की, तो एक्सपेंस मैचिंग में एसेट जो है हमारे पास वो है इन्वेंट्री क्या है 100 माइनस में है, ठीक है यहाँ पे, और ऑनर इक्विटी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने गुड्स सोल्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, उसकी हम यहाँ पे माइनस में कर रहे हैं। तो मतलब जो कि रेवेन्यू है और एक्सपेंस मैचिंग में है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास एसेट है, कैश हमारे पास क्या है 130 रुपीज़ है, इन्वेंट्री क्या है हमारे पास, यहाँ पे इन्वेंट्री कोई नहीं है, 0 है, जब हम किसकी बात करते हैं, सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट की। तो दूसरी तरफ हमारे पास लायबिलिटी कोई नहीं है, इनिशियल इक्विटी हमारे पास 100 है, और सेकंड वन क्या है, इंक्रीज इन इक्विटी, इनकम 130 माइनस 100 मतलब 30, जो कि इंक्रीज इन इक्विटी, जो कि हम देखें हमारे पास जो एक्सपेंस मैचिंग है वो -100 है, ठीक है, और जो हमारे पास 130 है जो कि एसेट है, जिसको हम रेवेन्यू रिकग्निशन में देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं $130। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे,
हम देखते हैं कि बैलेंस शीट इफेक्ट क्या हुआ। टू थिंग्स हैपन व्हेन इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो चेंजिंग आती हैं। फर्स्ट वन है नेट एसेट। जो हमारे पास नेट एसेट है, ग्रास एसेट माइनस ग्रास लायबिलिटी। नेट एसेट हमारे पास होता है कि हम ग्रास एसेट में से ग्रास लायबिलिटी को माइनस करते हैं। वो क्या होता है, आर इंक्रीज्ड बाय एन आइडेंटिकल अमाउंट। वो जो है एक ख़ास अमाउंट से हमारे जो नेट एसेट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जब हम अपने इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकेंड वन है ऑनर्स इक्विटी इज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ द इनकम, कि जितनी इनकम को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जाहिर बात है उसकी उतनी ऑनर्स इक्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Thus, there are two identical ways of thinking about income recognition. कौन कौन सी है? Asset minus liability is equal to owners equity. Asset minus liability मतलब इनकम इंक्रीज नेट एसेट, कि जब हम इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने बैलेंस शीट में, तो इससे क्या होगा, हमारे एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम ऑनर्स इक्विटी की बात करते हैं, इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो कि हमें पता है कि इनकम जो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस की इक्वल है, तो इट इंक्रीजेज ऑनर इक्विटी। तो इससे क्या होता है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। अब है नेट एसेट वैल्यूएशन एंड इनकम डिटर्मिनेशन आर इनएक्सट्रेटिवली इंटरट्विनेड। तो मतलब जो नेट एसेट के हम वैल्यूएशन करते हैं, जो हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये आपस में इनकी कनेक्शन है, और इसकी वजह से या तो जो हमारे नेट एसेट हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं जब हम पर्टिकुलर अमाउंट की बात करते हैं। अब क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंडीशन में है द क्रिटिकल इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग द रेवेन्यू हैज टेकन प्लेस, कि जहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ अर्निंग की बात करते हैं, कि जहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू की बात हो, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट विल बी कलेक्टेड इज रीजनेबली अश्योर्ड एंड इज मेजरेबल विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। तो देखें, सबसे पहले हम इसमें देखें, बात करते हैं टाइमलाइन की। देखिए टाइमलाइन, फर्स्ट वन है प्रोडक्शन फेज, सेकंड वन है इन्वेंट्री होल्डिंग, थर्ड वन है रिसीवेबल होल्डिंग। अब देखें ये जो रो है ये इस तरफ जा रहा है। अब सबसे पहले देखिए एक्विजिशन ऑफ एसेट यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फेज में हम किस चीज़ की बात करते हैं कि हमने कौन कौन से एसेट जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है, जब हम प्रोडक्शन करते थे, जो किन किन चीज़ों को हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके अगेंस्ट देखें लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, हाईवे कंस्ट्रक्शन, एक्सेट्रा, ये भी आ जाती है। कौन कौन सी हमने क्या किया हुआ है, अब कौन कौन से एसेट यूज़ किए हुए हैं, जहाँ जो कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है। सेकेंड वन है कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, फिर हम आ जाते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग में। प्रोडक्शन जब कंप्लीट करते हैं उसमें देखें नेचुरल रिसोर्सेज को देखें, जिसमें ऑयल माइनिंग हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात होती है, अगर वो हो तो तब। इन्वेंट्री होल्डिंग में के बाद हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब हमारे पास इन्वेंट्री आ जाती है फिर हम क्या करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए मोस्ट रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो कौन से होती हैं, रिटेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं। तो उसके बाद रिसीवेबल होल्डिंग की बात आ जाती है, उसमें हम क्या करते हैं, कैश कलेक्शन करते हैं, मतलब जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, फेज, फ्रेंचाइजर, ठीक है, ये तो इसकी टाइमलाइन की एग्जांपल हो रही है डिफिनीशन। अब साथ में आगे देखते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन की। रेवेन्यू रिकग्निशन टाइम ऑफ स्केल की अगर बात करें, इन मोस्ट इंस्टेंसेस द टाइम ऑफ सेल्स टर्न आउट टू बी द अर्लीस्ट मोमेंट एट विच बोथ कंडीशन फर्स्ट एंड टू आर सेटिस्फाई। सबसे पहले जो हमने दो कंडीशन की बात की है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर हम क्या करते हैं, उस टाइम को सेल रिटर्न को हम आउट कर सकते हैं अर्लीस्ट मोमेंट में। सबसे पहले देखिए एग्जांपल है हमारे पास हार्वर्ड्स टीवी एंड एप्लियंसेस स्टोर, मई, जून, जुलाई।
देखिए मई में क्या हुआ, बाय 3 टीवी सेट $160 ईच, ठीक है, $160 ईच पे जो है उन्होंने 3 टीवी जो है वो परचेज किए हैं, वो बाय किए हैं। अब जून में क्या हुआ, सेल्स एंड डिलीवर 2 सेट्स 200 ईच, 1 कस्टमर पेज कैश। जून में क्या हुआ, उन 3 जो उन्होंने बाय की हुई थी टीवी, उनमें से 2 सेट जो है उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं। पर टीवी की वैल्यू है $200 ईच। जुलाई में क्या हुआ, द अदर कस्टमर पेज, तो जून में जो है एक कस्टमर ने उनको पे कर दिया था कैश पे, जुलाई में एक और ने भी पे कर दिया जो कि जून में उसने टीवी ली। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड द टाइम ऑफ सेल, जब उन्होंने सेल किए थे, मतलब जून में सेल किए थे, तब तो है उनकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की होती, बिकॉज दैट इज व्हेन कंडीशन 1 की जैसे हमने बात की, द रेवेन्यू हैज बीन अर्नड क्रिटिकल इवेंट, जिस टाइम सेल होगी उसी टाइम हम क्या करते हैं, अपने ये रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। कंडीशन 2, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज रीजनेबली अश्योर्ड एंड इज मेयरेबल, तो वो जो अमाउंट है उसको हम इजीली अश्योर भी कर सकते हैं और मेयर भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जैसे कि हमने देखा पहले प्रोडक्शन फेज होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग होता है, रिसीवेबल होल्डिंग, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्राइटेरिया की बात करें कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी रेवेन्यू को ड्यूरिंग प्रोडक्शन। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन रेवेन्यू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अ स्पेसिफिक कस्टमर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एन एक्सचेंज प्राइस अग्रीड अपॉन, यूजुअली अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइन, तो उनके दरमियान जो है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन। जब बात क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन रेवेन्यू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो फर्स्ट वन देखें, अ स्पेसिफिक कस्टमर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एन एक्सचेंज प्राइस अग्रीड अपॉन, यूजुअली अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइन। सबसे पहले जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होना चाहिए जब हम कस्टमर की बात करते हैं, एक्सचेंज प्राइस की बात करते हैं। सेकंड वन है, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन परफॉर्म्ड बाय एंड एज ए एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सर्विसेज कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड, तो जो सर्विसेज है फ्यूचर कास्ट है उसको एस्टिमेट किया जाए। थर्ड वन है, एन असेसमेंट ऑफ द कस्टमर्स क्रेडिट स्टैंडर्ड परमिट्स अ रीजनेबली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश दैट विल बी कलेक्टेड, मतलब जो उन्होंने सेल किए हुए हैं उसको एस्टिमेट लगा के कि वो इनके पास इतना ही कैश आगे फ्यूचर में कलेक्ट होगा, तो वो अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस तरीके से। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिकेप, उसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन रेवेन्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, जब यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन की बात है, इससे पहले हमने एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड प्रोडक्शन की बात की, अब कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन हो तो फिर वो रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द प्रोडक्ट इज इमीडिएटली सेलेबल एट कोटेड मार्केट प्राइसेस, तो जो प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कंप्लीट कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल कर सकते हैं इमीडिएटली, तो वो उनका जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जो सेकंड वन है, यूनिट्स आर होमोजेनियस, जो उनको जो यूनिट्स होते हैं प्रोडक्शन में, जाहिर बात है वो सेम ही किस्म की यूनिट्स होंगे और इनकी क्वालिटी वगैरह सेम होगी, मतलब यूनिट्स आर होमोजेनियस होंगे, तो वो उस बेस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो लास्ट वन है, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, जो भी वो सेल आउट करते हैं तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं होती जब वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में टाइम ऑफ सेल की, कि जब सेल ऑफ गुड ऑफ सर्विसेज, कि जब हमारे पास कंप्लीशन ऑफ गुड हो गया उसके बाद हम टाइम ऑफ सेल की बात करते हैं, ठीक है, कि जिसमें होते हैं टाइम ऑफ सेल इज द डोमिनेंट प्रैक्टिस इन मोस्ट इंडस्ट्रीज, हाउएवर समटाइम्स रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल आफ्टर द टाइम ऑफ सेल। कुछ टाइम में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते द टाइम ऑफ सेल, बिकॉज उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, एक्सट्रीमली अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कैश टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। फर्स्ट वन है एक्सट्रीमली अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, उसमें क्या होता है
ठीक है। अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट होती है कि जब कि हमारे पास जो कस्टमर है वो कैश पे आएंगे मोस्टली या नहीं आएंगे, ठीक है। कस्टमर क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है, कंटिजेंसी रेट ऑफ रिटर्न, ये चीज़ें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से कहते हैं अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होती है। ये टाइम ऑफ सेल जो है कुछ क्रेडिट पे लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्यूचर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड आर सब्सटेंशियल एंड देयर कास्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद रीजनेबल प्रिसीजन। जो फ्यूचर सर्विसेज है उसके हम करंट में कहते हैं कि कोई कास्ट हम सही तरह एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। और उस बेस पे हम सही तरह कोई भी सर्विसेज फ्यूचर की हो तो उसकी हम कास्ट जो है एस्टिमेट नहीं कर सकते जब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड, मतलब टाइम ऑफ सेल की बात जब हो जाती है। अब बात करते हैं मैचिंग एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू। अब देखें एक टीवी है और एक इसकी अप्लायंसेस है। देखें परचेज टीवी कब परचेज 240 की परचेज की है लेट्स सपोज, और जो सेल की है 500 की सेल की है। सर्विसेज जो है वो 10 और यहाँ पे देखिए 15 है। तो इसके अलावा वारंटी की बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये टाइम है इनकी वारंटी का। तो कैश फ्लो हमारे पास है, इसकी डिफरेंट कैश फ्लोज देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैश फ्लो है हमारे पास 240, 500 और यहाँ पे 10 और 15 जो है जो कि सर्विसेज है, इस वजह से हम माइनस करते हैं इसको। जो रेवेन्यू है वो है 500, ठीक है। और एक्सपेंसेस जो है वो हम इसमें से माइनस करते हैं, हमारे पास 235 आ जाते हैं अगर इसको हम प्लस करें तो। और ये माइनस कर दें इसमें से 500 में से 265 को माइनस कर दें तो 235 आ जाएंगे हमारे पास। अगर इस 240 में से ये देखो ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये सारे लेस देन 500 है तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये इनकम हमारे पास 235। दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ प्रोडक्ट ट्रेसेबल कास्ट आर मैच टू रेवेन्यू, कि हम इस कास्ट को जो है कैसे रेवेन्यू के साथ हम मैच कर सकते हैं। जो कि आज के लेक्चर का लास्ट स्लाइड है हमारे पास। एक्सपेंसेस जो है हमारे पास पीरियड कॉस्ट है। सपोज कोरी टीवी आल्सो बाय रेडियो एडवर्टाइजिंग फॉर अ मंथली कास्ट ऑफ $120 बिगिनिंग इन फरवरी। दिस इज अ प्रोडक्ट कास्ट नॉट प्रोडक्ट कास्ट, दिस इज पीरियड कास्ट नॉट प्रोडक्ट कास्ट। तो देखिए हमारे पास वारंटी जो है मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी की बात। एडवर्टाइजिंग जो है 120, 120 और 100, मतलब तीनों महीनों में एडवर्टाइजिंग हुई है। कैश फ्लोज जो है इनके 240 हैं और यहाँ पे $500 है सेम, और यहाँ पे 10 और 15 है। तो रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पे जनरेट हुई है $500 की। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे है 385, जो एक्सपेंसेस है वो 385 है। 500 में 385 को माइनस कर दें 115 है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 और 120 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास इनकम है। तो फर्दर जो है इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको फर्दर जो है न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे।